गाइस, पहले हमने क्लास 12th का जो चैप्टर था, ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स का चैप्टर जो हमने रीडिंग करी थी समझने के लिए, तो वो हमारा हो चुका है। और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर जो बैक एक्सरसाइजेज है, क्वेश्चन आंसर वो करेंगे और एक एक क्वेश्चन हम साथ में पढ़ेंगे, उसके आंसर्स पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, हमने चैप्टर ख़त्म कर दिया था। अब ये हमारे क्वेश्चन आंसर है, इनको हम करते हैं और इनको करने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपको दिखा है, आंसर इन 100 to 150 वर्ड्स में हमें करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, लिस्ट द आइटम्स ऑफ फूड। ये मैं आपको दूसरे उसमें दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस भी है और आंसर्स भी है दोनों। तो लिखा है, लिस्ट द आइटम्स ऑफ फूड अवेलेबल टू पीपल इन हड़प्पन सिटीज़, आइडेंटिफाई द ग्रुप्स हु वुड हैव प्रोवाइडेड दिस। अब अलग अलग फूड आइटम्स जो वो खाते थे या फूड उनके पास अवेलेबल था, तो मतलब क्या क्या था पहले हमें ये बताना है। दूसरी बात कि उन जो चीज़ें को वो अरेंज करते थे, तो उनको कौन से ग्रुप ऑफ पीपल अरेंज करते थे। तो जो हमारा आंसर हमें यहाँ प्रोवाइडेड है उसका है, फूड्स में हमने लिख दिया पहले वाले ऑप्शन में, प्रोडक्ट्स टेकन फ्रॉम प्लांट्स, कि एक तो वो खाना जो उनको पेड़ पौधों से मिला करता था अपने आप, जैसे एप्पल होता है, ये सब होता है ना। तो ग्रुप हु प्रोवाइडेड दीज फूड आइटम्स, और जो ग्रुप उसको अरेंज करते थे, उनको लाते थे, वो थे, एक था फूड गैदरर्स, हम उनको कह सकते हैं, खाना अरेंज करने वाला जो नेचुरली अपने आप या तो उग जाता है या उनके वहाँ पे पेड़ पौधे होते थे। सेकंड होता है फ्लैश एंड फिश, कोई भी जानवर को जो वो मार के खाते थे, फिश पकड़ के मारते थे, तो उनको पकड़ते थे जो हंटर ग्रुप्स होते थे, जिनका काम यही था कि वो जाके जानवरों का शिकार करते थे और खाना लेके आते थे। थर्ड आपका हो गया वीट, मेज, मिलेट्स, पल्सेस, राइट्स एंड अदर ईटेबल प्रोडक्ट्स, जो ये लोग उगाना थोड़े टाइम बाद, जैसे एग्रीकल्चर सीख गए थे, आपको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये लोग एग्रीकल्चर तब इनको इंट्रोड्यूस हो चुका था तब तक। तो ये था एक एग्रीकल्चरल ग्रुप जो खेती बाड़ी करता था और खाना उगाता था अपने फैमिलीज़ के लिए या फिर और अपने बेचने के लिए और अपने सोसाइटी के लिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेस सोशो इकोनॉमिकल डिफरेंस इन हड़प्पन सोसाइटीज़। जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एक्सकवेशन करा, खुदाई वुदाई करी, तो उनको कैसे समझ आया कि उस हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी सोशो इकोनॉमिकल डिफरेंसेस थे। जैसे आज की जनरेशन में भी हम देख पा रहे हैं कि हर जगह कि कोई इंसान तो बहुत अमीर है, वो कोई बहुत गरीब है, तो उसके रहन सहन में भी हमें फ़र्क दिखता है। तो वैसे ही उस टाइम में भी था। तो ये हमें कैसे पता चलता है, क्या क्या हमारे पास उसके सबूत हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं। वट आर द डिफरेंसेस दैट दे नोटिस, और उन्होंने क्या डिफरेंस नोटिस करा, वही हमें बताना है हमारे आंसर में। तो हमारे पास जो आंसर प्रोवाइडेड है, फॉलोइंग एग्जाम्पल्स कैन बी साइटेड टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल वेरिएशंस इन द हड़प्पन सोसाइटीज़। ओके, अब हम नीचे एक एक करके डिफरेंसेस जो जो हमने चैप्टर में नोटिस करे थे वो हमने ये लिखे हुए हैं। स्टडी ऑफ बरियल्स इज़ वन एग्जाम्पल, जैसे वो लोगों को बरी करते थे, दफनाते थे, उसमें एक एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं। इन द हड़प्पन सिटीज़ द डेड्स वर यूजुअली लेड इन पिट्स, हड़प्पन सिटीज़ में जो डेड्स होते थे उनको गड्ढा खोद के नीचे पिट्स में दफनाया जाता था। देयर वर डिफरेंस इन द वे बरियल पिट्स वर मेड, मतलब जैसे बरियल पिट्स बनते थे उसमें भी डिफरेंस था। अमीर थोड़ा अच्छी मिट्टी का अच्छा बड़ा बनवा लेता था, जो गरीब होता था उसकी थोड़ी मिट्टी नॉर्मल वाली होती होगी और छोटा होता होगा वो पिट। एट सम इंस्टेंसेस, कुछ चीज़ों में, द होलोड आउट स्पेसिस वर लाइंड विद ब्रिक्स, बट दीज मे बी नॉट बी टेकन एज एन इंडिकेशन ऑफ सोशल डिफरेंस। कई बार क्या होता था, होलोड आउट स्पेसिस वर लिंक्ड विद ब्रिक्स, ब्रिक्स से जोड़ा जाता था, बट दीज मेड, ये एक सोशल इंडिकेशन हम मतलब हो सकता है भी हो, नहीं हो सकता, हमें क्योंकि कंफर्म हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब हमें चीज़ें मिली हैं और उस पर इंसान कैसे अज्यूम करता है चीज़ों को, वो होता है। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, इन सम ग्रेव्स, कुछ ग्रेव्स में पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स हैव बीन फाउंड, कुछ ग्रेव्स में, कुछ जहाँ पे लोगों को दफनाया गया था वहाँ पे पोट्री की चीज़ें मिली है, ऑर्नामेंट्स उनके पहनने वाली चीज़ें मिली है। ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द ग्रेव्स ऑफ मैन एंड वुमेन एज वेल,
और ज्वेलरी भी मिली है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, उसकी ग्रेव में से। दीज फाइंडिंग्स कैन पॉइंट आउट सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस, क्योंकि हो सकता है कोई अमीर हो तो उसने उसके पास ज़्यादा वो है, पैसा है, तो उसने अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे अपने ज्वेलरी अपनी उसमें दफनाई, अपने लोगों की ये दफनाया अपने लोगों के साथ अच्छी ज्वेलरी। पर जो गरीब है उसने फिर एक जैसे सिंपल पॉट्स डाल दिए, जो जो उसके पास खाने पीने के बर्तन थे वो डाल दिए। तो ऐसे भी हम सोशल डिफरेंस देख सकते हैं। द आर्टिफैक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, और जो आर्टिफैक्ट्स है उनको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा था, यूटिलिटेरियन एंड लग्जरियस। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूजेज एंड ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ ऑर्डिनरी मटीरियल मेड ऑफ क्ले और स्टोन्स कम अंडर यूटिलिटेरियन कैटेगरी। अब यूटिलिटेरियन कैटेगरी में क्या आता है, जो चीज़ें हम डेली में यूज़ करते हैं उसको उन्होंने यूटिलिटेरियन कैटेगरी में रखा। ऑर्डिनरी आर्टिकल्स कंसिस्टेड ऑफ कोइंस, पॉटरी, फ्लैश रबर्स एंड नीडल्स, और जो डेली का आइटम्स होते हैं, नीडल्स, सुई वुई, ये सब देयर हैव बीन फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेटलमेंट, और ये हर सेटलमेंट में हमें पाया गया। ऑब्जेक्ट्स ऑफ लग्जरीज, जो लग्जरी के आइटम्स थे, वर रेयर एंड मेड फ्रॉम प्रीशियस नॉन लोकल मटीरियल्स, और जो लग्जरीज के आइटम जो माने गए हैं वो या तो वो चीज़ जिससे बनती थी वो महंगी होती थी, या वो नॉन लोकल मटेरियल से बनती थी, या मतलब वो उस जगह में नहीं पाई जाती थी, वो लोग उसको वहाँ से कहीं से इंपोर्ट करवाते थे, अपने शहर में अपने सिटी में लाते थे और फिर उससे कोई चीज़ बनाते थे। तो वो अपने आप ही महंगी हो गई, क्योंकि उस चीज़ को लाने का भी पैसा लगा, या जो भी उनके मतलब जो भी एक ट्रांजैक्शन थी उनके आपस में बीच में, वो कुछ ना कुछ खर्च कर रहे हैं अपनी चीज़, उस चीज़ को अपने यहाँ पर लाने के लिए। द टेक्नोलॉजी यूज वॉज एडवांस्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड, और अगर कोई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ को बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत मैन पावर लग रही है, तो वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड, उससे प्रीशियस चीज़ मानते थे, लग्जरी में मानते थे। लिटल पोर्ट्स ऑफ फियांस वर कंसिडर्ड प्रीशियस, जो फियांस का पोर्ट्स होते थे वो भी कंसिडर्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस मानते थे। दे वर ऑल्सो नॉट ईजी टू मेक, क्योंकि उनको बनाना ईजी नहीं था। दी शो द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल वेरिएशंस इन द हड़प्पन सोसाइटी। इसका मतलब हम ये इंडिकेशन हमें मिलता है कि उस टाइम में भी थोड़ा बहुत सोशल और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस थे लोगों के बीच में। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। वुड यू एग्री दैट द ड्रेनेज सिस्टम इन हड़प्पन सिटीज़ इंडिकेट टाउन प्लानिंग? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अब हमें पता है कि हड़प्पन सिटीज़ में हमें ड्रेनेज सिस्टम मिला है ना, उन्होंने अपने घरों के बाहर नालियाँ बना रखी थी, और ये सब हमें चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो क्या ये एक ऐसे हम बोल सकते हैं कि उन्होंने पहले टाउन प्लान करा था, मतलब टाउन प्लानिंग थी उस समय में भी, जैसे आज के दिन जब हम कहीं कॉलोनी करती है कुछ होता है तो पहले ये डिसाइड हो जाता है कि यहाँ पर हम पार्क बनाएंगे, यहाँ पर हम ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, यहाँ पे हम ड्रेनेज पिट बनाएंगे, जो भी बात है। तो उस टाइम में भी अगर हम नालियाँ हमें मिली है, ड्रेनेज सिस्टम हमें मिला है, तो क्या ये प्लानिंग का इंडिकेशन है? हमें अपने आंसर देना है, उसके पीछे रीज़न देना है। तो हमारा आंसर है येस, आई एग्री विद दैट द ड्रेनेज सिस्टम इन हड़प्पन सिटीज़ विच इंडिकेट द टाउन प्लानिंग, क्योंकि हमें लगता है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ऐसे बाद में तो बनाने को, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही अपने सिटीज़ में ड्रेनेज सिस्टम, जो कि एक घर के वॉशरूम से ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टेड हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं प्लानिंग तो रही है। आई कैन साइड द फॉलोइंग रीज़न इन सपोर्ट ऑफ माई आंसर, और हम अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए कुछ रीजन्स दे रहे हैं। जैसे मैंने पहला रीज़न ये दिया, द ड्रेनेज सिस्टम नीडेड अ प्लानिंग फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्लानिंग चाहिए। इट सीम्स दैट द फर्स्ट ड्रेनेज वर लेड आउट एंड देन हाउसेज वर बिल्ट अलॉन्ग विद द ड्रेन्स, और ऐसा लगता है कि ड्रेनेज जो सिस्टम था पहले वो बनाया गया था और उसके आसपास फिर बाद में घर बनाए गए थे। एवरी हाउस वॉज सपोज टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलॉन्ग अ स्ट्रीट टू अलाउ द डोमेस्टिक वेस्ट वाटर टू फ्लो आउट इन द स्ट्रीट ड्रेन्स। अब ये इसमें ऐसा है कि घर की एक ना एक दीवार तो जो गली में से टच होती थी, और उस गली में जो नाली ड्रेनेज सिस्टम की जो नाली जारी होती थी उससे उनके घर का कनेक्शन होता था। मतलब ये कहीं ना कहीं प्लानिंग ही करी गई थी कि सारा जो घर का जो वेस्ट मटेरियल्स है वो ड्रेनेज सिस्टम से बाहर आ जाए अपने घर से। द प्लान्स ऑफ द लोअर टाउन शोज दैट द रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलोंग एन अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न, और एक ग्रिड पैटर्न में हर जो ना की गलियाँ थी वो 90 डिग्री में कटी हुई मिली होती थी सारा। मतलब ये सब कुछ चीज़ें प्लान करके उन्होंने, ज़्यादा इंडिकेशन तो यही है कि उन्होंने सारी चीज़ें प्लानिंग करके ही करी गई है।
इंटरसेक्टेड राइट एंगल, जैसे मैंने आपको बताया 90 डिग्री पे कट होती थी, मतलब एकदम सारी रोडें सीधी सीधी हुआ करती थी, ऐसे नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी कहीं भी विदाउट प्लानिंग रोड काट दिया, वैसे नहीं। पूरा जो भी सिस्टम से घर बनते थे वो एकदम प्लानिंग से, और 90 डिग्री पे घर होते थे, रोड भी सारी 90 डिग्री पे मिली है, मतलब काफ़ी अच्छा एक सेटलमेंट देखा गया। सेकेंड ऑप्शन हम देखते हैं, इट अपीयर्स दैट ह्यूमन सेटलमेंट वॉज मेड बाय प्लानिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, द सिटी वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स्ड एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म। यह ह्यूमन सेटलमेंट ही उस टाइम में भी प्लानिंग से चालू हुआ था। द सिटी वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स्ड एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म, और एक सिटी को एक फिक्स्ड एरिया ही दिया गया था। ऐसे नहीं कि उन्होंने आगे अपनी अपनी मन करा तो बढ़ा ली सिटी, बड़ी कर ली, ऐसा नहीं। जिस सिटी को जितना प्लानिंग, जितना जगह मुहैया कराई गई, उसने उसी में अपना डेवलपमेंट करा, उसी में प्लानिंग करके अपनी सिटीज़ बनाई। अब थर्ड जो हम एक रीज़न दे सकते हैं, ब्रिक्स, सनड्राइड और बेक्ड वर ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो। जो हमें वापस ये ईंट मिली है वो एक स्टैंडर्डाइज रेशियो की थी, ऐसे नहीं कि कोई ईंट बड़ी बना दी, कोई ईंट छोटी बना दी। सारी ईंटें जो हमें मिली हुई बनी हुई मिली है वो एक सेम रेशियो की और सेम तरीके से बेक्ड करके बनाई गई थी। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ब्रिक्स वर ऑफ 4 times एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली, और जो लेंथ और ब्रेड्थ थी वो 4 times एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली थी। These bricks were used at all the settlement of the हड़प्पन civilization। और ये जो ब्रिक्स है, ईंटें हैं, हमें सारे हड़प्पन सिटीज़ में इसे सारी ईंटें सेम रेशियो की मिली है और सारी बेक्ड मिली है। मतलब ये सारी चीज़ें एक साथ ही करी गई है और सारी चीज़ें एक साथ प्लानिंग करके करी गई है। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4। लिस्ट द मटीरियल्स यूज टू मेक बीड्स इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हमें बताना है कि कौन से मटीरियल से बीड्स बनते थे, मोती बनते थे। डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच एनी वन काइंड ऑफ बीड वॉज मेड। कोई भी एक तरीका हमें बताना है जिससे बीड्स बनाए करते थे, किसी एक को एक्सप्लेन करना है और बाकी सारे हमें वो बताने हैं। मेकिंग बीड्स वॉज एन इम्पोर्टेंट क्राफ्ट ऑफ द हड़प्पन पीपल। जो बीड्स बनाना था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राफ्ट माना जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। इट वॉज मेनली प्रिवेलेंट इन चनुदारू, और ये चनुदारू जो हड़प्पन सिटी थी उसमें ज़्यादातर देखा गया था। मटीरियल्स फॉर मेकिंग बीड्स, यहाँ पे ये बीड्स बनाने के टूल्स या बीड्स बनाई हुई माला में दिख रही है। मटीरियल फॉर मेकिंग बीड्स इंक्लूड ब्यूटीफुल रेड कलर्ड स्टोन लाइक कैमिलियन, जैस्पर और क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टेटलाइट। ये कुछ हमें मटेरियल दे रखे हैं जिनसे बीड्स बनाए जाते थे, और रेड कलर के, जैसे बताया कि रेड कलर्ड स्टोन लाइक कैमिलियन, मतलब कलरफुल स्टोन्स वो चूज़ करते थे बनाने के लिए बीड्स को। बिसाइड्स दीज, उसके अलावा यूज़ ऑफ कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शील्ड, फियांस, टेरिकोटा और बर्न्ड क्ले वॉज ऑल्सो यूज। और वो ये सब चीज़ें भी इस्तेमाल करा करते थे बीड्स बनाने के लिए। कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड के भी बीड्स बनाते थे वो। प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ बीड्स डिफर्ड एज पर द मटेरियल यूज्ड। जिस अलग मटेरियल होता था तो उसको बनाने के लिए, बीड्स बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता था। बीड्स हैड वैरायटी ऑफ शेप्स। बीड्स की बहुत सारी वैरायटी हुआ करती थी। दे डिड नॉट मेक जियोमेट्रिकल शेप्स लाइक वन मेड ऑफ हार्डर स्टोन्स। वो जियोमेट्रिकल शेप्स नहीं बनाते थे हार्डर, लाइक वन ऑफ हार्डर स्टोन्स से। नोड्यूल्स वर टू बी चिप्ड फॉर मेकिंग रफ शेप्स। और नोड्यूल्स को चिप कर रखे थे, उनको तोड़ा जाता था रफ शेप्स को बनाने के लिए। दे वर फाइनली फ्लेक्ड इनटू द फाइनल फॉर्म। उसके बाद वो उनको फाइनल फॉर्म में लाया करते थे। बाय फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल द रेड कलर ऑफ कैमिलियन वॉज obtained। और जो येलोइश रॉ मटेरियल होता था उसको पूरा मतलब फायर जला के, उसको पट्टी में लगा के पका के रेड कलर लाया जाता था। ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिंगलिंग कॉन्स्टिट्यूटेड द लास्ट फेज। और उसको ग्राइंड करके, पॉलिश करके, उसको एकदम चमका के बीड्स को, वो फाइनल प्रोसेस होता था कि ताकि उसमें बीड्स में चमक आ पाए। चनाद्वारू, लोथल, धोलावीरा वर फेमस फॉर स्पेशलाइज्ड ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के लिए फेमस हमें ये 3 हड़प्पन सिटीज़ बता रखी है। क्वेश्चन नंबर हम 5 करते हैं। लुक एट फिगर 1.3 एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। हाउ इज़ द बॉडी प्लेस्ड। एक हमें वहाँ पे बॉडी की, कंकाल की वो दिखा रखी थी, उसके बारे में हमसे पूछा गया है। पूछा कि वो बॉडी कैसे प्लेस हो रखी है। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड नियर। उसके आसपास में क्या ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। आर देयर एनी आर्टिफैक्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके आसपास कोई बॉडी की कोई चीज़ है या नहीं है। डू दिस इंडिकेट द सेक्स ऑफ द स्केलेटन। क्या वो एक बता सकते हैं कि वो लड़का है या लड़की है।
तो हमारा आंसर देते हैं फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड आफ्टर लुकिंग एट द फिगर। हम ये ऑब्जर्वेशन हमारी है, पहला बॉडी हैज़ बीन केप्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन अ पिट। जो बॉडी है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखी गई है, नॉर्थ की तरफ सर होता था, साउथ की तरफ पैर होते थे। मैनी ग्रेव्स कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स विच इंक्लूड जार। सब बहुत सारी ग्रेव्स में हमें पॉटरी और ऑर्नामेंट्स मिले हैं। ज्वेलरी लाइक बैंगल्स आर देयर ऑन द बॉडी। जो ज्वेलरी है, मतलब जो हमें बॉडी दिखाई गई है उसमें बैंगल्स पहन रखी है, चूड़ियाँ पहन रखी है। यस दिस इंडिकेट्स टुवर्ड्स द सेक्स ऑफ द स्केलेटन दैट इज इट इज़ अ बॉडी ऑफ अ वुमेन। अब उसने चूड़ियाँ पहन रखी तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो एक वुमेन का हो सकती है बॉडी। इट इज़ कंक्लूडेड दैट देयर वर ग्रेट सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंग द पीपल लिविंग विद इन द एरिया ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। और हमें पहले से हमने डिस्कस कर लिया था कि पहले इकोनॉमिकल डिफरेंसेस थे तब भी, बट एज अ होल इट अपीयर्स दैट द हड़प्पा डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग विद द डेड। पर वो ज़्यादा भी प्रीशियस चीज़ें नहीं करते थे बरी। जैसे कि आप पिरामिड्स में देखते हैं ना, पिरामिड्स में जब जो मम्मीज़ के साथ में काफ़ी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, गोल्ड की चीज़ें भी दफनाई जाती थी, पर हड़प्पा में ऐसा नहीं देखा गया। हड़प्पन में जो बेसिक यूज़ की चीज़ें होती है वही हमें ग्रेव के साथ मिली है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्राइब सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की हमें डिस्टिंक्टिव फीचर्स बताने हैं जो उसको सबसे अलग करते हैं और साइट्स से। तो ये पहला हमने पॉइंट लिया प्लैंड सिटी। वो एक बहुत ज़्यादा प्लैंड सिटी थी। हड़प्पा इज़ अ प्लैंड अर्बन सेंटर। हड़प्पा क्योंकि पूरे में हड़प्पा एक हम अर्बन प्लैंड सेंटर मानते हैं क्योंकि वो बहुत प्लानिंग से बनाई हुई चीज़ हमें लगती है जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। इट हैड 2 पार्ट्स, उसके 2 पार्ट्स हैं। वन पार्ट ऑफ द सिटी वॉज स्मॉल एंड इट वॉज बिल्ट ऑन अ हायर प्लेस। एक जो सिटी का पार्ट था छोटा था पर वो एक ऊपरी लेवल पर बनाया गया था। द सेकेंड पार्ट वॉज कंपेरेटिवली लार्ज। जो सेकेंड पार्ट था वो कंपेरेटिवली लार्ज था, बड़ा था, पर वो थोड़ा नीचे पार्ट में थोड़ा डाउन हिल में बनाया गया था। इट वॉज ऑन अ लोअर प्लेस में बनाया गया। द फर्स्ट पार्ट वॉज डिज़ाइंड एज सिटाडेल। और जो फर्स्ट पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है उसको सिटाडेल करा गया। एंड द सेकेंड पार्ट वॉज ऑल्सो अ लोअर टाउन। जो सेकेंड पार्ट जो नीचे वाला टाउन था, जो बड़ा टाउन था, उसको लोअर टाउन बोला गया। द सिटाडेल ओन्ड इट्स हाई टू द फैक्ट दैट इट वॉज बिल्ट ऑन द मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म। उसको मड ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे, मिट्टी की ईंटों के प्लेटफॉर्म पे बनाया गया था। इट हैड वॉल्स ऑन ऑल साइड, सारी साइड्स में वॉल थी। एंड दीज वॉल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। और पर इनको लोअर टाउन से अलग करा गया था ईंटों की मदद से। अब लोअर टाउन के बारे में हमें बताया है, इट वॉज ऑल्सो अ वॉल टाउन। वो भी वॉल टाउन ही था, उसको भी दीवारों से घेराबंदी करी गई थी। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स। ज़्यादातर बिल्डिंग्स प्लेटफॉर्म्स पे एक बेस पे बनाई गई थी। इन फैक्ट दीज प्लेटफॉर्म्स वर कंसिडर्ड एज फाउंडेशन स्टोन्स। फाउंडेशन स्टोन जैसे हम भी आजकल नींव रखते हैं ना, तो उस टाइम भी इन्होंने नींव रख के ही मकान बनाया करते थे ये लोग भी। इट रिक्वायर्ड ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ लेबर। बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी, ऑब्वियसली अगर घर बनाना है तो लेबर तो चाहिए। फोर्स टू बिल्ड दिस प्लेटफॉर्म, मतलब घर बनाने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनता था उसके लिए बहुत वो लगते थे, लोग लगते थे। इट इज़ ऑब्वियस दैट सेटलमेंट वॉज फर्स्ट प्लान्ड एंड देन इम्प्लीमेंटेड एज पर द बिल्डिंग प्लान। इनके ये कहने का मतलब ये है कि पहले उन्होंने प्लानिंग करी थी और फिर ये सारी बिल्डिंग्स बनाई थी। क्वालिटी ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स और बेक्ड ब्रिक्स ऑल्सो प्रूव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। और जो इन्होंने ईंटें बनाई थी वो सन ड्राइड थी, सूरज में सुखा रखी थी या फिर बेक करी थी। तो ये भी हमें एक इंडिकेट करता है कि वो प्लान्ड सिटी थी। ऑल द ब्रिक्स वर ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो। सारी ब्रिक्स तो थी सेम रेशियो की थी। द लेंथ एंड विड्थ वाज 4 times एंड ट्वाइस द हाइट ऑफ द ब्रिक्स रिस्पेक्टिवली। हमें बताया था पहले भी। दीज ब्रिक्स वर यूज इन द सेटलमेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सारी सिविलाइजेशन जितनी भी सिटीज़ थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, सब में बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ था। अब हमें एक ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताते हैं मोहनजोदाड़ो के। द ड्रेनेज सिस्टम वॉज वेल प्लान्ड। ड्रेनेज सिस्टम था वो काफ़ी अच्छे से प्लानिंग से बनाया गया था। ऑल द रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट ऑन अ ग्रिड पैटर्न। सब ग्रिड पैटर्न में था, सारी रोडें 90 डिग्री में मिला करती थी। दे इंटरसेक्टेड वन अ द राइट एंगल, जो मैंने अभी आपको बताया। इट सीम्स दैट स्ट्रीट्स फीचरिंग ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड हाउसेज वर बिल्ड देयर आफ्टर अलोंग विद देम। पहले रोडें बनाई गई, उसके आसपास नालियाँ बनाई गई, उसके बाद घर बनाए गए, हमें ऐसा हमें लगता है।
टू मेक द फ्लो ऑफ डोमेस्टिक वाटर एवरी हाउस हैड एटलीस्ट वन वॉल अलॉन्ग द स्ट्रीट, ताकि घर का जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट पानी है जो भी है, वो घर से बाहर निकल सके। इसलिए घर की एक दीवार को रोड की साइड या गली की साइड रखा जाता था, जो कि ड्रेन से मिलती थी, नाली से मिलती थी। सारा फिर जो कचरा होता था बाहर आता था, वो ड्रेन से होते हुए बाहर आ जाता था। द सीटाडेल, देयर वर मैनी बिल्डिंग्स इन द सीटाडेल, सीटाडेल में बहुत सारी बिल्डिंग्स थी। दीज बिल्डिंग्स वर यूज फॉर मैनी स्पेशल पब्लिक पर्पसेस, और बहुत सारे अगर इनके जो पब्लिक इवेंट्स होते थे तो पब्लिक पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करा जाता था सीटाडेल को। द वेयर हाउस था एक, एंड द ग्रेट बाथ वर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शंस। ये दो चीज़ें हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन लगी, अलग लगी, जो हर सिटीज़ में नहीं थी, इसमें थी। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड डिस्कस हाउ दीज माइट हैव बीन ऑब्टेन्ड। अब क्राफ्ट प्रोडक्शन में जैसे हमें बताया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन काफ़ी अच्छा काम करता था, काफ़ी हमें चीज़ें मिली है, तो उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए होते थे और डिस्कस करना है हमें, वो लोग कैसे उस टाइम में उनको मतलब इकट्ठा करा करते थे, वो हमें आंसर देना है। इसका आंसर अब हम देंगे, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये सब चीज़ें हैं जो क्राफ्ट प्रोडक्शन में चाहिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में। स्टोन चाहिए, पत्थर, क्ले, कॉपर, टिन, ब्रॉन्ज, गोल्ड, फियंस, शेल, कैमेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, स्टेटाइट, क्वार्ट्ज, टिम्बर। अब ये सब चीज़ें हम ऐसे नहीं कह रहे, इन सब चीज़ों की हमें बनी हुई क्राफ्ट चीज़ें मिली है, इसलिए हम उसके बेसिस पर हम कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें उनको चाहिए होती थी। सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स वर लोकली अवेलेबल, कुछ जो रॉ मटेरियल्स होता था वो तो उनके पास होता ही था, आसपास मिल जाता था। वेयर सम वर परचेज फ्रॉम द डिस्टेंट प्लेसेस, और कुछ जो चीज़ें उनके पास नहीं होती थी उसको वो दूर की जगह से खरीद के लाते थे। सॉइल एंड वुड वर लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल, जो मिट्टी होती थी, लकड़ी होती थी, वो तो उनके पास थी अब लोकल में ही। स्टोन्स, फाइन क्वालिटी वुड, मेटल्स वर प्रोक्योर्ड फ्रॉम डिस्टेंट प्लेस, और जो अच्छे अच्छे पत्थर हुआ करते थे, फाइन क्वालिटी वुड, कोई बहुत अच्छी लकड़ी है वो, और मेटल्स जो उनके वहाँ पे नहीं मिलते वो लोग वो बाहर से लाया करते थे। सेटलमेंट्स ऑफ द हड़प्पन्स वर सिचुएटेड एज सच प्लेसेस वेयर रॉ मटेरियल्स वर ईजिली अवेलेबल, और हड़प्पन सिटीज़ ऐसी जगह पे बनाई जाती थी जहाँ पर रॉ मटेरियल्स ईजिली हमें मिल जाए। नागेश्वर एंड बालाकोट वर फेमस फॉर शेल, नागेश्वर बालाकोट फेमस थे, प्रसिद्ध थे शेल के लिए। सम प्लेसेस वर फेमस फॉर लापीज लजूली लाइक छोटू गए इन अफगानिस्तान। राजस्थान एंड गुजरात वर फेमस फॉर कॉपर, राजस्थान गुजरात कॉपर के लिए फेमस थे। लोथल वॉज फेमस फॉर कमेलियन। ठीक, अनदर वे ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल वॉज सेंडिंग एक्सपेंडिचर टू डिफरेंट प्लेसेस। अलग एक रॉ मटेरियल इकट्ठा करने का तरीका था, क्या था कि वो अपने कुछ लोगों को डिफरेंट प्लेसेस में भेजा करते थे। एविडेंसेस शो दैट एक्सपेंडिचर वॉज सेंड टू खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान, मतलब खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान में भेजा गया था फॉर कॉपर के लिए, एंड टू साउथ इंडिया भेजा गया था फॉर गोल्ड। हड़प्पन लोगों ने भेजे थे अपने लोग यहाँ पर। थ्रू दीज एक्सपेंडिचर लोकल कम्युनिटीज़ वर कॉन्टैक्टेड, और जो ये लोग जाते थे हड़प्पन सिटीज़ की तरफ से, ये लोकल लोग जहाँ भी जाते थे उनसे बात करते थे। हड़प्पन एविडेंसेस फाउंड एट दिस प्लेसेस इंडिकेट कॉन्टैक्ट बिटवीन ईच अदर, हमें कॉन्टैक्ट मिला है कि उनकी कुछ जो सील्स होती थी वो हमें साउथ इंडिया में, राजस्थान में मिली है। इसका मतलब है कि हड़प्पन वाले जो लोग थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो यहाँ पर आए थे। एविडेंसेस फाउंड एज खेती रीजन वर गिवन द नेम ऑफ गणेश्वर, जोधपुर कल्चर बाय आर्कोलॉजिस्ट। जो भी हमें चीज़ें वहाँ मिली है उसको हमने ये नाम दे दिया। ह्यूज रिजर्व ऑफ कॉपर प्रोडक्ट्स वर फाउंड हेयर, बहुत सारे कॉपर प्रोडक्ट्स हमें वहाँ पे मिली है। इट इज़ अज्यूम दैट इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस एरिया सेंड कॉपर टू हड़प्पन पीपल। ठीक, ये हमारा होगा आंसर हो गया 7। अब हम करेंगे आंसर नंबर 8। डिस्कस करना है हमें, हाउ आर्कोलॉजिस्ट रिकन्स्ट्रक्ट द पास्ट। जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो कैसे रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं पास्ट को, कैसे पास्ट के बारे में अपनी पूरी जो थ्योरी बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। आर्कोलॉजिस्ट एक्सकवेट द साइट्स ऑफ द एंशिएंट पास्ट रिलेटेड टू कल्चरल सिविलाइजेशन। आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो वहाँ पर जाकर खुदाई करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं, जो भी चीज़ें जहाँ पे उनको लगता है कि वो चीज़ पास्ट से रिलेटेड हो सकती है।
They find out the art and craft such as seal, material, remains of houses, buildings, pots, ornaments, tools, coins, weight, measurement and टॉयज। और वो सब वहाँ जाके जब उनको ये सब चीज़ें मिलती है, आर्ट एंड क्राफ्ट की अलग अलग सील्स मिलती है, मटेरियल मिलता है, हाउस उनके घरों की बनावट समझते हैं, ऑर्नामेंट जो उनके वो ऑर्नामेंट पहनते थे वो, उनके बर्तन, खाने के बर्तन, तो ये सब चीज़ें हमें उनके बारे में बताती है कि वो उस टाइम में कैसे रहा करते थे। स्कल्स मिलते हैं, बोन्स, जॉज, टीथ ऑफ द डेड बॉडीज, क्योंकि ये सब जब वो दफनाते हैं तो हमारे शरीर की कुछ चीज़ें होती है, जैसे दांत है, आपकी हड्डियाँ हैं, जबड़ा है, स्कल है, तो ये कुछ चीज़ें होती है जो ख़त्म नहीं होती, वो काफ़ी सालों तक हमारी ज़मीन में दफन रहती है। तो जब ये चीज़ें भी मिलती है तो हमें उसके बारे में, उसको भी हम स्टडी करके काफ़ी चीज़ें जान सकते हैं। एंड मटीरियल्स केप्ट विद दीज डेड बॉडीज आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर आर्कोलॉजिस्ट। और जो कुछ चीज़ें जो आर्कोलॉजी, जैसे मैं बताया कि ग्रेव में बहुत सारी चीज़ें रख देते थे, तो उन चीज़ों को स्टडी करके भी हम आर्कोलॉजिस्ट चीज़ों को समझते हैं। विद द हेल्प ऑफ द बोटानिस्ट द जूलॉजिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट स्टडी द प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस। और जो बोटानिस्ट एंड जूलॉजिस्ट की मदद से वो प्लांट्स और उस टाइम के एनिमल्स के जो बोन्स मिलती है उसके से भी इनको काफ़ी चीज़ें समझ आती है। आर्कोलॉजिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द टूल्स यूज इन द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन एंड हार्वेस्टिंग। और वो उस टाइम में जो हमें उनके औजार मिलते हैं उन वो भी वो स्टडी करते हैं कि कल्टिवेशन और कैसे वो करते हैं। दे ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट ट्रेसेस ऑफ वेल्स, कनाल्स, टैंक्स एक्सेट्रा। और वो वेल्स, कुएं और वो सब भी उनके ढूंढते हैं कि वो उस टाइम में कैसे वो पानी का इस्तेमाल करते थे, कहाँ से पानी लाते थे, वो सब जानने के लिए। डिफरेंट लेयर्स ऑफ साइट्स आर ऑब्जर्व टू फाइंड आउट डिफरेंट थिंग्स। अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग लेयर पे चीज़ें ढूंढी जाती है। दीज थिंग्स गिव द पिक्चर ऑफ सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन सच एज रिलीजियस लाइफ एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल। और ये अलग अलग चीज़ें क्या क्या बताती है लोगों की, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बताती है, उनको रिलीजियस की वो क्या धार्मिक तौर पे क्या फॉलो करते थे, और वो कल्चरल लाइफ बताती है, कल्चरल लाइफ कि वो क्या क्या कल्चर फॉलो करते थे, क्या क्या उनके ट्रेडिशन हुआ करते थे, ये सब। टूल्स, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब जो उनके टूल्स होते हैं चीज़ें बनाने के लिए, क्राफ्ट मटेरियल होता है, जो उनका वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो सब भी हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे होता था। इनडायरेक्ट एविडेंस ऑल्सो हेल्प द आर्कोलॉजिस्ट इन रिकन्स्ट्रक्टिंग द पास्ट। जो इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी होते हैं वो भी हम काफ़ी हेल्प करता है आर्कोलॉजिस्ट की। आर्कोलॉजिस्ट डेवलप फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। वो अलग अलग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस से चीज़ें सोचते हैं, ऐसे नहीं कि एक थ्योरी हमने सोच ली तो वही सच मान ली। हर तरीके को, हर चीज़ को रख के अलग अलग जगह पे सोचा जाता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। फिर जो सबसे बेस्ट चीज़ उनको लगती है ना कि हाँ भाई इसके होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो वो चीज़ मान ली जाती है। इट कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाई दिस फैक्ट दैट द फर्स्ट हड़प्पन सील दैट वॉज फाउंड could not be understood till archaeologists had a context into which place it both in terms of cultural sequence in which it was found and terms of comparison with finds in Mesopotamia। अब ये इसमें लिखा हुआ है कि जो उनको पहली सील मिली थी हड़प्पा की, वो उनको कुछ समझ उस टाइम नहीं आई थी, ठीक है। और आज भी हमें काफ़ी सील्स है जो अभी आप उनकी राइटिंग से हमें नहीं समझ आती, पर कुछ चीज़ वो हमें वो नहीं समझ आई थी, तब तक हमने उसको एक अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे, जब तक हमें उसका कोई कंटेक्स्ट समझ नहीं आएगा कि वो चीज़ क्यों लिखी गई थी, किसके लिए लिखी गई थी, तब तक हमें वो सील समझ नहीं आई थी। अब एग्जामिनेशन ऑफ सील हेल्प्स इन कंस्ट्रक्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीरियड। कि सील्स पे जो चीज़ें बनी होती है वो सब, जैसे हमें एक हमड बुल मिला है, तो हमड बुल से ही समझ आता है कि वो उनके लिए वो सब हमड बुल काफ़ी एक, उसको हमड बुल को एक अच्छी इमेज में देखा करते थे, इसलिए वो काफ़ी उन्होंने हमड बुल को अपने एक सील में इस्तेमाल करा। सील डिपिक्ट रिलीजियस सीन्स, रिलीजियस धार्मिक सीन्स भी दर्शाता है। सम एनिमल सच एज वन होम्ड एनिमल ऑफन कॉल्ड द यूनिकॉर्न। जो यूनिकॉर्न होता है जिसके घोड़े जैसा होता है, उसके सर पे हॉर्न बना होता है, वो उसको यूनिकॉर्न डिपिक्ट कर रखा है उन्होंने। सील अपीयर मिथिकली, क्योंकि एक माइथोलॉजिकली एनिमल है, ऐसा कोई रियल में जानवर तो होता नहीं, पर उस टाइम उन्होंने हमें उनकी सील्स पे वो बना हुआ मिला है, मतलब वो माइथोलॉजी में भी काफ़ी बिलीव करते थे। कॉम्पोजिट क्रिएचर, इन सम सील्स अ फिगर हैज़ बीन शोन सिटिंग क्रोज्ड लेग्स इन अ योगिक पोस्चर। और हमें एक क्रोज्ड लेग में एक इंसान बैठा हुआ मिला है योगिक पोस्चर में। ऑल दिस रिप्रेजेंट द रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ द पीरियड। और ये सब एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट उसका पीरियड का बताते हैं।
ये हमें यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द फंक्शंस दैट मे हैव बीन परफॉर्म्ड बाय रूलर्स इन हड़प्पन सोसाइटी। अब हमारी एक थ्योरी है कि जैसे कुछ लोग तो बोलते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो अपने आप चलती थी, है ना, अपना लोग अपना अपना देखते थे, और कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इतनी प्लान्ड सिटी है तो कोई ना कोई उसका रूलर या फिर कोई ना कोई उसका क्या कहते हैं चलाने वाला उस टाइम था। तो अगर हम उसको रूलर मानते हैं तो उस रूलर के क्या क्या फंक्शंस थे जो उसने करे होंगे, तो उसका हमें आंसर जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें से देना है। देयर आर डिफरेंट व्यूज़ ऑन द हड़प्पन सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटी हड़प्पन में बताया अलग अलग व्यूज़ है। वन ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट द हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर एंड सो एवरीबडी इंजॉयड इक्वल स्टेटस। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट सोचते कि उस टाइम कोई रूलर नहीं था, सब अपना अपना इक्वल स्टेटस एंजॉय करते थे। द अदर ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ ओपिनियन दैट देयर वर नो रूलर बट सेवरल वंस, और कुछ बोलते कि एक रूलर नहीं था, बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ के अलग अलग रूलर थे। द थर्ड थ्योरी सीम्स द मोस्ट सूटेबल, क्योंकि अब जो थर्ड थ्योरी हम बताएंगे वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, मोस्ट सूटेबल लगती है, क्योंकि हम एग्जैक्टली कुछ नहीं बोल सकते पास्ट के बारे में। इट सजेस्ट दैट इट इज़ अनलाइकली दैट एंटायर कम्युनिटीज़ कुड हैव कलेक्टिवली मेड एंड इम्प्लीमेंटेड सच कॉम्प्लेक्स डिसीजन। अब जैसे हमें अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग सेम पैटर्न मिला है, सेम मीटें मिली है, तो इसका मतलब है कि जो अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, अलग अलग सिटीज़ थी, इन्होंने सब मिलकर काम करा है एक चीज़ के ऊपर। एविडेंस शो दैट द कॉम्प्लेक्स डिसीजंस वर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन द हड़प्पन सोसाइटी, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिसीजन भी उन्होंने साथ में मिलकर ले रखे हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स इज एविडेंट इन पोर्ट्री, सील्स, वेट्स, ब्रिक शोज द कॉम्प्लेक्स डिसीजन। और जैसे वो हर जगह पोर्ट्री बनाते थे, सील्स बनाने की उन्होंने अलग जगह थी, उनकी पोर्ट्री बनाने की अलग जगह थी, तो इससे हमें इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स डिसीजन भी वो सब एक साथ सारी हड़प्पन सिटीज़ में एक साथ लिया करते थे। प्लान्स एंड लेआउट्स ऑफ द सिटी वर प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ द रूलर। और ये वही बोलना चाह रही है कि प्लान जो और लेआउट ऑफ द सिटी है, जो सिटी जिस हिसाब से बनाई गई थी वो गाइडेंस से, सुपरविजन से वो किसी रूलर ने करी होगी। बिग बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, पैलेसेस, महल, फोर्ट्स, टैंक्स, वेल, कैनाल्स एंड ग्रैनरीज वर कंस्ट्रक्टेड। क्लीनिनेस वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूलर, साफ सफाई रूलर की जिम्मेदारी थी वो करवाने की। रोड्स, लेन्स एंड ड्रेन्स वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड, रोड बनाई जाती थी, लेन्स और ड्रेन्स, नालियाँ, जैसे हमने बताया काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, क्योंकि आज की जनरेशन में भी रोड कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पे नालियों का सीवर नहीं डले हुए, कहीं पे ऐसी जगह है, पर हड़प्पन सिविलाइजेशन तो इतने सालों पहले थी, 100 साल, हज़ारों सालों पहले, वो भी मतलब आप कह लो उसमें भी नालियाँ थी, मतलब कितनी प्लान्ड सिटी होगी, अपने कितने ज़माने से आगे थी। द रूलर ऑल्सो लुकड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, जो रूलर था वो इकोनॉमी के वेलफेयर में भी सोचता होगा। दे यूज टू इंस्पायर द फार्मर टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता होगा। दे ऑल्सो मोटिवेट द क्राफ्ट्समैन टू प्रमोट डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स, अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करो, अलग अलग लोगों को लाओ, अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करो। एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड वर बोथ प्रमोटेड बाय द रूलर, मतलब इंटरनल ट्रेड भी करो, आप आपस में भी चीज़ें लेन देन करो, बाहर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से बाहर है उस ट्रेड को भी उसने प्रमोट करा था। द रूलर यूज टू इशू कॉमन एक्सेप्टेबल कॉइन्स और सील्स, वेटेज एंड मेजरमेंट, और हमें एक हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक कॉमन सील्स और कॉमन कॉइन्स और कॉमन वेट मेजरमेंट यूनिट्स उन्होंने यूज़ करी। ऐसे नहीं कि कोई सिटी है तो अलग यूज़ कर रही है, कोई वैसे यूज़ कर रही है, सबका अपना अपना एक अलग सेम वो था कि हम सेम कॉइन इस्तेमाल करेंगे, सेम हम वेट मेजरमेंट यूनिट वो करेंगे, ताकि एक पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूनिफॉर्मिटी रहे, सब कुछ सेम चले और सब कुछ अच्छे तरीके से चले। रूलर्स वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिलीफ ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी, जब भी कोई दुर्घटना हो, आपदा दुर्घटना आए तो रूलर उसको रिलीफ पहुँचाए, लोगों की हेल्प करे। ड्यूरिंग फ्लड्स के दौरान, अर्थक्वेक, एपिडेमिक्स, द रूलर प्रोवाइडेड ग्रेन्स एंड अदर स्टेबल्स टू द अफेक्टेड पीपल, और जो भी अफेक्टेड पीपल है उनको अर्थक्वेक हो चाहे कुछ भी हो, उनको खाना प्रोवाइड करे, खाने की चीज़ें दे, उनकी हेल्प करे। ड्यूरिंग फॉरेन एग्रेशन, कोई बाहर से मान लो कोई इंसान अगर हम पे हमला करता है उस हड़प्पन सिविलाइजेशन पे, द रूलर डिफेंडेड द सिटी, रूलर ने अपनी सिटी को बचाया हुआ। तो गाइज ये आपके बीड्स, ब्रिक्स एंड चैप्टर है जो आपका
इसमें आपको हमने ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर चैप्टर था, इसके हमने क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, और मेरे को तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये सब। आई होप आपको भी लगता हो। और कुछ नहीं समझ आया तो वो ये वीडियो कभी भी आप पीछे जाके दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड ऐसे ही पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।